Everyone, how are you? Fine. Today we are going to discuss dynamics of circular motion. So let's start. Dynamics of circular motion. Dynamics of circular motion. Dynamics of circular motion. देखो बच्चों, हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ लिया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन के बारे में पूरा पढ़ लिया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में क्या देखेंगे, फोर्स के बारे में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें चीज आता है, कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो कौन मूव कराता है? सर्कुलर पाथ में कोई भी बॉडी मूव करती है तो कुछ ना कुछ तो होता है। और जब मूव करती है सर्कुलर पाथ में, तो जैसे मान लो कि ये कोई स्ट्रिंग है और इससे हमने ब्लॉक को यहाँ पे फिक्स किया हुआ है और इस ब्लॉक को हम सर्कुलर पाथ में घुमा रहे हैं। ये सर्कुलर मोशन है। एक एग्जांपल ले लिया, यहां पे टेंशन है, टेंशन फिक्स पॉइंट बिटवीन मास एंड दिस पॉइंट, एंड दैट टेंशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ द बॉडी इन अ सर्कुलर पाथ। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए कि ये कोई अपना रिंग है और रिंग के अंदर मान लो कोई बीड है, बीड या छल्ला, इसको आपने वेलोसिटी v दे दिया, वेलोसिटी v दे दिया, तो इसको भी कौन घुमा रहा है सर्कुलर पाथ में? दैट इज नॉर्मल रिएक्शन। अनदर एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो कि ये स्प्रिंग है और स्प्रिंग से हमने किसी ब्लॉक को कनेक्ट कर दिया और ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दे दिया, तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ब्लॉक टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ? दैट इज स्प्रिंग फोर्स। बड़े सारे एग्जांपल हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे सन है और अर्थ इसके चारों तरफ घूम रही है, तो इसके सर्कुलर मोशन को घुमाने में कौन रिस्पॉन्सिबल है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड सन इज रिस्पॉन्सिबल। तो कोई ना कोई बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो कोई ना कोई बाहरी कारण है जिसके चलते घूम रहा है। और बाहरी कारण आपने यहां पे देखा, क्या देखा? यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और भी एग्जांपल ले सकते हो, मान लो कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, तो इनके बीच में क्या लग रहा है? इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसके चलते ये मूवमेंट हो रहा है, सर्कुलर पाथ फॉलो कर पा रहे हैं। और एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड है, जो 12th क्लास में आप पढ़ोगे, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज एंटर कर रही है किसी वेलोसिटी से, मान लो ये चार्ज घूम रही है, तो उस पे एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है Fm। वही मैग्नेटिक फोर्स इस सर्कुलर मोशन को प्रोवाइड कर रहा है। तो आज हम लोग इसी के बारे में स्टडी करेंगे, डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या है, सर्कुलर मोशन कैसे आता है, और उस फोर्स को हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स, हियर टेंशन इज प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स टू मूव अ बॉडी इन अ सर्कुलर पाथ। Here the normal reaction, ये छल्ला है या बीड है, normal reaction will providing the centripetal force to move a body in a circular path. The spring force is providing. Here gravitational force of attraction is providing. तो इसी को कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। और भी एग्जांपल आप ले सकते हो, मान लो गाड़ी चल रही है ट्रैक पे, वहां पे v वेलोसिटी से चल रही है, तो ये सर्कुलर ट्रैक है, उस पर v वेलोसिटी, तो इसको कौन प्रोवाइड कर रहा है? फोर्स। दैट इज द फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड टायर विल प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू मूव अ कार ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। सो लेट अस डिस्कस अबाउट दिस थिंग। इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं कि ये क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, देखते हैं कि ये क्या है। जैसे मान लीजिए कि बॉडी सर्कुलर पाथ घूम रही है, ऐसे सर्कुलर मोशन कर रही है, ये बॉडी है,
इसको v वेलोसिटी से मूव कर रही है। इसको अगर आप ग्राउंड फ्रेम से ऑब्जर्व करोगे तो क्या देखोगे? ग्राउंड फ्रेम से जब इसको ऑब्जर्व कर रहे हो तो क्या लग रहा है? एक तो टेंशन लग रहा है बिटवीन द फिक्स पॉइंट एंड दिस बॉडी ऑफ मास है, और दूसरा क्या लग रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। तो इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए तो इस मास पे एक फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आपने पढ़ा है सर्कुलर मोशन में v²/r होता है। तो एक फोर्स लग रहा है mv²/r अंदर की तरफ, अगर रेडियस इसकी r है तो। और दूसरा, यू आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम हियर। ग्राउंड फ्रेम इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से आप देख रहे हैं। तो और दूसरा एक टेंशन लग रहा है, और ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर किए हुए हैं। तो क्या लिख सकते हो? T = mv²/r। और इसी T को ही कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपेटल टुवर्ड्स द सेंटर, सेंट्रीपिटल फोर्स। This tension will provide the force due to which this body is moving in a circular path. इसी को आप इसी फ्रेम में बैठ के ऑब्जर्व कीजिए। इस फ्रेम में बैठ के आप इसको ऑब्जर्व कीजिए तो क्या देखेंगे? एक मिनट, थोड़ा सा सर्कल। नॉन इनर्शियल फ्रेम में मान लीजिए इस बॉडी को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो अब नॉन इनर्शियल फ्रेम में आप जानते हो कि एक्सेलरेशन 0 होता है। तो अब ऑब्जर्व करोगे तो इसके सेंटर की तरफ क्या होगा? T होगा, टेंशन। और ये बॉडी मूव कर रही है तो बाहर की तरफ क्या लगता है? सूडो फोर्स। इसी को सूडो फोर्स कहते हैं। बाहर की तरफ मान लो ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है इसकी, तो बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा विच इज mr², या mv²/r भी लिख सकते हो। mr² इज आल्सो mv²/r। तो इसका नेट एक्सेलरेशन 0 है, तो आप क्या लिख सकते हो? T = mr² या mv²/r। दोनों सिचुएशन में आपने देखा कि सेम एक्सप्रेशन आ रहा है। अगर आप इसमें बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हो और बाहर से ग्राउंड फ्रेम से देख रहे हो तो यू आर गेटिंग द सेम एक्सप्रेशन, दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, ये दोनों एग्जांपल जो पहले हमने लिया था, उन दोनों एग्जांपल में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही थी, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा था बॉडी। तो एक फोर्स आया था, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। अगर मान लो कि वेलोसिटी इज चेंजिंग, अगर वेलोसिटी चेंज कर रही है या स्पीड इज चेंजिंग, अगर स्पीड चेंज कर रहा है, स्पीड इज चेंजिंग या वेरिएबल, तो क्या होगा? इस बॉडी को इसी फ्रेम में ऑब्जर्व कीजिए। ये जो फ्रेम है नॉन इनर्शियल फ्रेम में, इसको ऑब्जर्व कीजिए। तो इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? इसका 2 एक्सेलरेशन होगा जो आप पहले से पढ़ रखे हो। एक तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा और एक रेडियल एक्सेलरेशन होगा। होगा कि नहीं बच्चों? 2 एक्सेलरेशन होंगे। तो इसका नेट एक्सेलरेशन कहीं यहां पे आएगा, ए नेट, और फोर्स इसको मास से मल्टीप्लाई कर दोगे तो फोर्स बन जाएगा। तो इसका नेट फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी? इधर होगी, एफ नेट। यहां तक ठीक है? तो इस बॉडी को यू आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम हियर, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। तो आप क्या देख रहे हो? एक बाहर की तरफ सूडो फोर्स लगता है, एंड दैट सूडो फोर्स इज mr²। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से अगर मूव कर रही है तो। और एक इस पे टेंजेंशियल फोर्स भी लग रहा है। तो सर्कुलर मोशन को आप क्या ऑब्जर्व कर सकते हो? वेरिएबल स्पीड के केस में यू आर ऑब्जर्विंग द सर्कुलर मोशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मोशन। फर्स्ट मोशन इज अलोंग द रेडियल डायरेक्शन। रेडियल डायरेक्शन के केस में आप क्या देख रहे हैं? रेडियल डायरेक्शन के केस में T = mr²। यू आर डीलिंग विद द नॉन इनर्शियल फ्रेम। लेकिन बट इन टेंजेंशियल डायरेक्शन में MAT लग रहा है।
इसका मतलब जो इसका नेट फोर्स है, जो नेट फोर्स आया, ये अपना नेट फोर्स आया एफ नेट, इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक तो इधर हो गया mr ओमेगा स्क्वायर, और एक इसका नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ इसकी मैग्नीट्यूड एम है 8t ले सकते हो। तो ये जो चीज आ रही है ना mr स्क्वायर बाहर की तरफ, इसी को सूडो फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सूडो फोर्स, या दिस इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसी का नाम हमने डाल दिया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, विच इज ऑफ द सूडो फोर्स। सूडो फोर्स नेचर का है, बाहर की तरफ जो लग रहा है। न्यूटन का लॉ लगाने के लिए सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। यू आर डीलिंग विद द नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। इतना समझ में आ रहा है? तो अब देखो इधर क्या लग रहा था? टी लग रहा था, और ऊपर में एफ एक टेंजेंशियल फोर्स था। तो सर्कुलर मोशन, डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन को बेटा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप इस मोशन को हमेशा दो मोशन में रिजॉल्व कर दो। इस प्रॉब्लम को एक को नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में सॉल्व करो, रेडियल फोर्स को, और टेंजेंशियल फोर्स को नॉर्मल सॉल्व करो, जैसे सॉल्व करते हो नॉर्मल, मतलब ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व करो। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो क्या है? सूडो फोर्स ऑफ द रेडियल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। यहां तक क्लियर है? तो दिस इज द डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। यू नीड टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन टू वे। फर्स्ट वे, deal the radial component in pseudo frame, non inertial frame, and tangential will be normal ground frame। जैसे आप काम करते हो वैसे करो। तो अब देखते हैं कि क्वेश्चन में ये जो कॉन्सेप्ट हमने आपको सिखाया उसको अप्लाई कैसे करेंगे, देख लेते हैं। तो पहले सिंपल क्वेश्चन लेके चलते हैं। मान लो कि ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि ये कोई फिक्स पॉइंट है और यहां से मास कुछ, मान लो मास m1 है, और इसी दूसरे रस्सी से मास m2 कनेक्टेड है, और अबाउट दिस फिक्स पॉइंट एंगुलर, दिस होल सिस्टम इज रोटेटिंग अबाउट या मूविंग अबाउट दिस पॉइंट विथ इसकी एंगुलर वेलोसिटी कुछ दे रखी है 2 रेडियन पर सेकेंड दे रखी है, और यहां से यहां तक कि ये जो डिस्टेंस दे दिया है ये 1 मीटर है, और ये भी मान लो 1 मीटर है, 1 मीटर है। इसका मास मान लीजिए m1 का मास मान लो 2 kg है और m2 का मास 1 kg। अब आपसे पूछ रहा है कि इसमें T1 और T2 की वैल्यू निकालिए, तो कैसे निकालेंगे? इस पे फोर्स डायग्राम को देखिए, इस पे क्या लगेगा? मान लेते हैं हमको मैं T1 लग रहा है, मास m1 T1 लगा रहा है, इधर T1 इस वाले साइड में T1, और इधर ले लेता हूं T2, ये है T2। तो m2 का फ्री बॉडी बनाओ, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। m2 पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? एक फोर्स लग रहा है इधर T2, और बाहर की तरफ यू आर डीलिंग इन द रेडियल डायरेक्शन, तो बाहर की तरफ जो फोर्स लग रहा है दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mr ओमेगा स्क्वायर। बन गया? तो T2 बराबर T2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा mr ओमेगा स्क्वायर। अब मास m1 को स्टडी कीजिए, m1 की फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। तो m1 पे क्या क्या लग रहा है? ये है m1 पे एक तो T2 लग रहा है, और दूसरा क्या लग रहा है? mr1 ओमेगा स्क्वायर ले लो, इसको r2 मान लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों 1 मीटर के हैं। और इधर लग रहा है T1, तो T1 बराबर क्या होगा? T1 बराबर हो जाएगा T2 प्लस mr2 ओमेगा स्क्वायर। T2 कितना है? T2 की वैल्यू यहां से निकाल सकते हो। इसका मास कितना था? m2 का मास है 1 kg, 1, और रेडियस मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? 2, और ओमेगा कितना दिया है? 2 रेडियन पर सेकेंड, तो 2 का स्क्वायर कर दो, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 न्यूटन आ गया T2। वैल्यू डाल दो, तो T1 कितना आ जाएगा? T2 आ गया 8 प्लस T1, इसका मास कितना दिया है? 2, रेडियस 1, और ओमेगा कितना दिया है? 2 रेडियन पर सेकेंड, 2 का स्क्वायर कर दो, तो ये कितना आ जाएगा? 2 2 जा 4 2 जा 8, ये भी 8 आ जाएगा, तो T1 हो जाएगा 8 प्लस 8
16 न्यूटन. दिस इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन ऑन द डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन. आपने देखा कि इसमें से T2 और T1 निकालना था. सिंपली आपने फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया, इस पे फोर्स निकाल दिया, दूसरे पे फोर्स निकाल दिया, एंड यू कैन गेट द आंसर. वन ऑफ टाइप ऑफ द क्वेश्चन. नाउ वी कंसिडर द सेकेंड एग्जाम्पल. दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल हमने देखा. सेकेंड एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, देखते हैं. सो मान लीजिए हम दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं बेटा कि ये कोई फिक्स सपोर्ट, यहां से वर्टिकल पेंडुलम की बात कर रहा हूं. ये वर्टिकल एक्सिस में ऐसे ऐसे वर्टिकली ऑसिलेट कर रहा है, वर्टिकल मूवमेंट कर रहा है. मान लो इसकी वेलोसिटी कुछ है 10 मीटर पर सेकेंड. 10 मीटर पर सेकेंड. आपको पूछ रहा है कि इस पोजीशन पे इस रस्सी में कितना टेंशन होगा. निकाल लोगे, बहुत आसान है. टी ऊपर लगेगा, वेट नीचे की तरफ लगेगा mg, और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा. आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हो, बाहर भी जाना चाहता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होगा, mv²/r. तो t बराबर कितना हो गया, t इज इक्वल्स टू mg प्लस mv²/r. अच्छा, इसकी रेडियस मान लो 2 मीटर है. यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमने मान लिया 2 मीटर, और मास कुछ इसका दिया हुआ है, मान लो 2 kg का है. मास मान लो 2 kg, 1 kg, कुछ भी मान सकते हो. तो ये हो गया 2 इंटू G10 प्लस 2 इंटू V². V मतलब 10 इंटू 10 बाई R. R 2 से 2 काट दो तो ये कितना आ गया, 20 प्लस 100, तो 120 न्यूटन. दिस इज आंसर. समझ आ गया, समझ आ गया. अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा. ये वर्टिकल सर्कल है और आपसे पूछ रहा है, यहां से चलना शुरू किया और इस पॉइंट पे मान लो बॉडी पहुंच गई है, उसकी कुछ स्पीड दी हुई है, मान लो 10 मीटर पर सेकेंड से, और ये 53 डिग्री का एंगल है. आपसे कह रहा है कि इस पॉइंट पे इसकी टेंशन निकालो. कैसे करोगे, फोर्स को ऑब्जर्व करो, फोर्स को ऑब्जर्व करो. इसकी वेट नीचे की तरफ लगेगी mg. इसको रेडियल वाले को तो रेडियल ही आगे की तरफ बढ़ाइए, आगे बढ़ाएंगे तो ये 53 है, तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे. रेडियल की बात हो रही है अभी t, तो t बराबर क्या होगा, एक तो mv²/r लगेगा सूडो फोर्स, mv²/r प्लस mg cos थीटा. mg के साथ 53 है तो mg cos 53. समझ आ रहा है. इसका कुछ मास भी दिया होगा, मान लो मास है इसका 1 kg. रेडियस दिया हुआ होगा सर्कल का, मान लीजिए रेडियस 2 मीटर है, तो कितना आ जाएगा, मास है 1 kg, 1 इंटू V² मतलब 10², रेडियस इज 2, mv²/r प्लस mg. m कितना है, m है 1 kg, 1 इंटू g cos 53 कितना होगा, cos 53 मेरे ख्याल से 6 होता है और इधर 8 होता है. cos 53 का ट्रायंगल बना लो, 53 cos 53, ठीक है. ये हो गया 4, 3, 5, तो 3/5, 3/5, तो 5 to 10, तो 6 आ गया. तो ये कितना हो गया, 100/mv²/r. देख लेना कैलकुलेशन में, m v कितनी थी, v थी 10 का स्क्वायर बाई रेडियस कितना था, 2 था, तो ये हो गया 100/2 प्लस 6, दैट इज 56 न्यूटन. इस कॉन्सेप्ट इसके लिए तो हमने क्या देखा, इसी फ्रेम में बैठ के इसको ऑब्जर्व करो, इस पॉइंट को अगर इसी फ्रेम में ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि नेट एक्सेलरेशन यहां पे 0 होगा, रेडियल एक्सेलरेशन. एंड व्हाट अबाउट दिस थिंग, 10 और 8 का क्या हुआ, 10 और 8 हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन में पढ़ेंगे. वो तो इसी के चलते फिर सर्कुलर मोशन होगा, उसमें एनर्जी और फोर्स को कंजर्व करके फिर अलग अलग पॉइंट पे निकालेंगे. अभी सिंपल क्वेश्चन था, आपसे ये कह रहा था कि इस पॉइंट पे टेंशन बताओ. समझ आ गया. आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. नेक्स्ट लेते हैं तो सर्कुलर मोशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दो ही बात ध्यान में रखना है. एक, रेडियल मोशन को नॉन इनर्शियल फ्रेम में ऑब्जर्व करो, और जो वर्टिकल मोशन है
उसको आप नॉर्मली जैसे ग्राउंड फ्रेंड से ऑब्जर्व करके उसको सॉल्व कीजिए। अब ले लेते हैं इसी टाइप का क्वेश्चन। मान लो छोटा सा क्वेश्चन है, मान लीजिए कि ये जेई में पूछा था एक बार। मान लो कि ये वर्टिकल पेंडुलम है, ये वर्टिकल पेंडुलम है, ये इसकी मीन पोजीशन और ये इसको कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन है, वर्टिकल मोशन कर रहा है, आपसे कह रहा है कि अगर वर्टिकल पोजीशन पे अगर ये कट गई स्ट्रिंग, ये कट गई तो बताओ कि इस बॉल की ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, बता सकते हो? आप जानते हो कि एट एक्सट्रीम पोजीशन क्या होगा, इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। एक्सट्रीम पोजीशन पे जब ये पहुंचेगा तो इसकी एट एक्सट्रीम पोजीशन वेलोसिटी ऑफ द बॉब इज 0। एक्सट्रीम पोजीशन पे v0 हो जाएगा, v0 हो गया। तो v0 हो गया, इसका मतलब क्या इस पे एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है क्या? अरे यार इस पे एक्सेलरेशन लग रहा है, ये फिर नीचे भी तो आएगा, इधर एक्सेलरेशन तो लग ही रहा है, लग रहा है, फिर ये नीचे की तरफ आएगा। तो अगर v0 हो गया तो ये सीधा वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा। तो ये ट्रेजेक्ट्री होगी। उसमें 3 ट्रेजेक्ट्री बना के दे दिया था, ये दे दिया था 1, एक ऐसा दे दिया था 2, एक ऐसा दे दिया था 3। एट एक्सट्रीम पोजीशन v इक्वल्स टू 0 देन इट विल फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड। लेकिन अब इस पे ये आप मिसकंसेप्शन मत बना लेना कि यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है, नहीं 0 है भैया। यहाँ पे ये एक्सेलरेशन तो लग ही रहा है ना, रेडियल एक्सेलरेशन, जिसके चलते ये मीन पोजीशन पे आता है। और एक आध हल्का फुल्का देख लेते हैं इसी टाइप का क्वेश्चन। आपसे पूछता है, मान लीजिए कि ये क्वेश्चन नंबर 4, मान लीजिए कि फिक्स सपोर्ट है और आपसे पूछता है कि अभी एक्सट्रीम पोजीशन पे टेंशन कितना होगा इस स्ट्रिंग में, वो तो आप निकाल लिए हो। अगर मान लो ये एंगल थीटा नॉट है, दिस एंगल इज थीटा नॉट, और रस्सी के साथ टी लग रहा है, तो इसके 2 कंपोनेंट होंगे ना, 2 कंपोनेंट होंगे। अगर ये थीटा नॉट है तो ये भी थीटा नॉट होगा ना। तो टी के कंपोनेंट हो जाएंगे टी कॉस थीटा, और इधर कंपोनेंट हो जाएगा टी साइन थीटा नॉट। वेट नीचे की तरफ लगेगा mg, इसी लाइन को आगे की तरफ बढ़ा दो। तो ये अगर थीटा नॉट है, ये थीटा नॉट है, तो ये भी देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल, दिस इज ऑल्सो थीटा नॉट। तो mg का इसके साथ क्या कंपोनेंट होगा, mg cos थीटा नॉट होगा, mg cos थीटा। और एक यहां पे रेडियल एक्सेलरेशन भी तो लग रही है, ये एक्सेलरेशन इसके साथ जो एक्सेलरेशन लग रही है, ए टी टेंजेंशियल टच करते हुए आ रहा है। तो टी यहां पे टी क्या होगा, टी इज इक्वल्स टू mg cos थीटा होगा कि टी cos थीटा बराबर mg होगा, टी cos थीटा बराबर mg होगा। इस पे जरा सोचिए, t इज इक्वल्स टू mg cos थीटा, एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 है तो mv²/r को 0 कर लिया। t इक्वल्स टू mg cos थीटा होगा कि t cos थीटा बराबर mg होगा। यहां से ये होगा कि ये होगा, क्या लग रहा है? दिस आंसर इज करेक्ट, ये सही है। तो ये क्यों नहीं होगा, t cos थीटा बराबर mg क्यों नहीं होगा, उसको देखते हैं। ये क्यों नहीं हुआ बेटा? अगर वर्टिकल में आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हो, वर्टिकल मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो क्या देख रहे हो, नेट फोर्स इस पे कितना लग रहा है, वो लगेगा mg माइनस टी कॉस थीटा नॉट इज इक्वल्स टू m a t। अच्छा, ये जो एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इसका एक कंपोनेंट तो इसके साथ भी है कि नहीं? अगर ये थीटा नॉट है तो देखो ये थीटा नॉट है 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा नॉट हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो 90 माइनस थीटा।
तो ए टी कॉस 90 माइनस थीटा आ रहा है, इसका मतलब हो गया साइन थीटा, मतलब एम ए टी साइन थीटा नॉट, इसलिए हम ऐसे नहीं लिख सकते। ये दोनों क्वेश्चन, जो क्वेश्चन मैंने सिंपल क्वेश्चन डिस्कस किए थे। एक चीज इसमें और होता है बेटा, आपने पेंडुलम देखा है कि जो वर्टिकल मोशन कर रहा है, ऐसे कर रहा है, उसको वर्टिकल पेंडुलम कहते हैं। एक पेंडुलम ऐसे भी होता है जो हॉरिजॉन्टल मोशन कर रहा है, उसको कहते हैं कोनिकल पेंडुलम। तो उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। कोनिकल पेंडुलम, कोनिकल पेंडुलम, पेंडुलम, कोनिकल पेंडुलम क्या होता है कि देखिए ये ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कल में मोशन हो रही है। ये एंगल मान लो कि थीटा है, पार्टिकल यहां पे बाहर की तरफ घूम रहा है, ऐसे 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 घूम रहा है, हॉरिजॉन्टल घूम रहा है, ठीक है। इसके लेंथ को मैंने मान लिया एल। तो इसमें बताओ फोर्स ऑब्जर्व करने के लिए तो आपको क्या चाहिए, और ये टी है। आपको सर्कुलर मोशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दो ही चीज चाहिए, एक तो रेडियल चाहिए और एक वर्टिकल चाहिए। तो रेडियल को आप उस पे ऑब्जर्व करो, क्या नाम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम पे ऑब्जर्व करो, नॉन इनर्शियल फ्रेम पे आप ऑब्जर्व कीजिए। तो यहां पे क्या देख रहे हैं बताइए जरा, टी, तो इसके ये करो, पहले थीटा को ऑब्जर्व करो, तो ये थीटा हो गया, ये हो गया टी कॉस थीटा, और ये हो जाएगा टी साइन थीटा, टी साइन थीटा। वेट नीचे की तरफ लगेगी एम जी, और इधर क्या लगेगा एम बी स्क्वायर बाई आर, या एम आर ओमेगा स्क्वायर, कुछ भी लिख लो, एम आर ओमेगा स्क्वायर। बट व्हाट इज रेडियस, क्योंकि ये सर्कल है ना, इसका सर्कल यहां पे ऐसे बन रहा है, तो इसकी रेडियस कितनी होगी, और एल साइन थीटा होगी। तो इसको क्या लिख सकते हो, एम ओमेगा स्क्वायर एल साइन थीटा। तो इसमें दो इक्वेशन बन गए। पहला इक्वेशन क्या बना, टी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी वर्टिकल में, जो कि नॉर्मल डील कर रहे हैं, और रेडियल में जब यहां पे आप बैठ के देखोगे तो ये जीरो एक्सेलरेशन होगा। तो रेडियल में क्या बना, टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, वो कितना आया था, एम ओमेगा स्क्वायर एल साइन थीटा। दोनों बहस कॉनिकल पेंडुलम के, अब आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। यहां पे थीटा इज वेरिएबल, टेंशन वो चेंज करता है, एंगल इज ऑल्सो वेरिएबल, ओमेगा लेंथ। तो आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, कि ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कल में ये मोशन कर रहा है, तो इसकी रेडियस कितनी होगी, ये एल है, तो ये एल कॉस थीटा होगा, ये एल साइन थीटा होगा। यहां आप बैठे हो तो आपका एक्सेलरेशन इस पॉइंट पे जीरो होगा, बाहर की तरफ एक्सेलरेशन क्या लगेगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर, अंदर की तरफ क्या लग रहा है, टी साइन थीटा, टी का कंपोनेंट, तो टी साइन थीटा बराबर एम आर ओमेगा स्क्वायर लिखा, आर क्या है, एल साइन थीटा, ये मेरा सेकंड इक्वेशन मान लो, और टी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी। तो आप हम लोग सीखने जा रहे हैं फ्रिक्शन के साथ सर्कुलर मोशन, मतलब फ्रिक्शन विद द सर्कुलर मोशन, विथ सर्कुलर मोशन। देखो बेटा, सर्कुलर मोशन का बढ़िया क्वेश्चन जब बनता है तो उसमें फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट जरूर डालते हैं। तो फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन क्या करता है बॉडी को, फ्रिक्शन ये करता है कि बॉडी को साथ साथ रख लेके चलना चाहता है, साथ चलना चाहता है, साथ रुकना चाहता है, साथ मुड़ना चाहता है, साथ टर्न लेना चाहता है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे हम देखते हैं कि फ्रिक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं कि कैसे एक क्वेश्चन लेते हैं और जरा सा ट्राई करते हैं कि मान लो कि ये कोई फिक्स्ड कील है, कील फिक्स सपोर्ट है, और किसी ब्लॉक को हमने यहां पे रखा है। मान लीजिए कि ये ब्लॉक का मास m है,
मूव कर रहा है वी नॉट वेलोसिटी से, मान लो वी नॉट वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है। कहां मूव कर रहा है, कहां मूव कर रहा है? टेबल के ऊपर रखा हुआ है, मान लो टेबल के ऊपर रखा हुआ है और ये वी नॉट वेलोसिटी से ऐसे मूव कर रहा है। तो ये बताओ कि इसमें डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन किधर लगेगा, ये बताइए। फ्रिक्शन को क्या बताया मैंने कि फ्रिक्शन चाहता है कि उसको हम मोशन ना होने दें। फ्रिक्शन चाहता है कि मोशन ना होने दे, तो टेबल के ऊपर रखा हुआ है, तो टेबल क्या चाहेगा कि उस बॉडी को सर्कुलर पाथ में घूमने ना दे, घूमने ना दे। तो फ्रिक्शन क्या इधर लगेगा, क्या इधर लगेगा कि इधर लगेगा? फ्रिक्शन इधर लगने से तो कोई फायदा नहीं, रेडियल में तो मोशन नहीं हो रही है, ऐसे हो रही है, ऊपर हो रही है। तो फ्रिक्शन जो यहां लगेगा वो किधर लगेगा? नीचे की तरफ लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा फ्रिक्शन। और मान लीजिए कि सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, तो फ्रिक्शन कितना होता है? फ्रिक्शनल फोर्स म्यू एम जी होगा। इतनी बात समझ में आ रही है? आपसे ये पूछ रहा है कि इस रस्सी में जब ये घूमेगा ऐसे, तो इस रस्सी में टेंशन निकालिए एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, कितना होगा? टी टाइम के बाद का टेंशन बताना है। कैसे बताओगे, कैसे बताओगे? अब इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसको देखो। एक फोर्स तो इधर लग रहा है, एक फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, और एक आप जानते हैं ना, दो सर्कुलर मोशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दो डायरेक्शन में मोशन को कंसीडर करो, एक तो रेडियल और एक परपेंडिकुलर। तो इधर जो लग रहा है तो क्या लग रहा है? मान लो mv स्क्वायर बाई आर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर बाई आर होगा। इनिशियली mv स्क्वायर बाई आर होगा। और इधर क्या है? इधर t है इनिशियली, लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है? t कुछ टाइम के बाद। तो मान लो t एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो वहां उस समय उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? v ले लो। तो अगर v निकाल लोगे तो काम बन जाएगा। अब मान लो t टाइम के बाद वेलोसिटी v हो गई और इनिशियल वेलोसिटी हमारी v नॉट है। एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन जो है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना है? दैट इज, चूंकि नेगेटिव लग रहा है ना उल्टे डायरेक्शन में, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को माइनस म्यू जी, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है? टेंशन निकालना है। तो हम v निकाल लें। v कैसे आएगा? v आएगा v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, मतलब ओमेगा एफ इक्वल्स टू ओमेगा आई प्लस अल्फा इंटू टी। ओमेगा एफ को क्या लिखोगे? v बाई आर। v बाई आर इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी क्या था? v नॉट बाई आर। अल्फा एंगुलर, ये जो है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन को क्या लिखोगे? एटी बाई आर लिखोगे, तो ये हो जाएगा माइनस म्यू जी बाई आर इंटू टी। इतनी बात समझ में आ रही है? आ रही है? तो आर से आर काट दो, v की वैल्यू आ गई। v कितना आ गया? v आ गया v इज इक्वल्स टू वी नॉट माइनस म्यू जी टी, म्यू जी इंटू टी। लेकिन पूछ रहा है कि व्हाट इज द टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब टी टाइम के बाद टेंशन कितना होगा इस थ्रेड में जब ये मोशन करेगा, उस टेबल के ऊपर चल रहा है, तो पीछे फ्रिक्शन लग रहा है। तो टेंशन क्या, यहां आप क्या देख रहे हो? टी इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर बाई आर होता है। तो टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज इक्वल्स टू क्या होगा? एम वी स्क्वायर बाई आर। v की वैल्यू हमने निकाल ली है, अब वैल्यू यहां पे आप डाल दो तो आंसर आ जाएगा। तो वैल्यू डालोगे तो क्या होगा? ये होगा m, v कितना निकाला है? v नॉट माइनस म्यू जी टी, वी नॉट माइनस म्यू जी टी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। दिस इज आंसर। तो यहां समझने वाली बात यह है कि जो फ्रिक्शन है वो फिजिक्स जानता है। फ्रिक्शन जो है सो फिजिक्स जानता है। कहने का मतलब कि अगर बॉडी ऊपर मूव कर रही है ऐसे, तो उसके दूसरे डायरेक्शन में लगा फ्रिक्शन, नीचे लगा। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं जिसमें फ्रिक्शन अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। मान लो कि ये कोई डिस्क है, डिस्क मान लीजिए कि ये डिस्क है
ये रोटेट कर रही है कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा से, और इस डिस्क की रेडियस जो है सो आर है, और इस डिस्क के ऊपर कोई बॉडी रखा हुआ है, डिस्क के ऊपर कोई बॉडी रखा हुआ है जिसका पार्टिकल रखा हुआ है जिसका मास m है, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दिस ब्लॉक एंड सरफेस ऑफ द डिस्क इज सेम म्यू। आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम ओमेगा, ओमेगा इज कांस्टेंट लेकिन उसकी कुछ मैक्सिमम वैल्यू भी होगी, फॉर विच देयर इज नो स्लिपिंग। फाइंड ओमेगा मैक्स for which the mass does not slip, for which there is no slipping on disk, no slipping। कैसे करोगे? मतलब इसको ऐसे समझ सकते हो कि कोई चीज डिस्क पे रोटेट कर रहा है तो उस पे कोई चीज रखा हुआ है, तो किस वेलोसिटी से रोटेट करे कि वो गिरे नहीं, तो कौन सा फ्रिक्शन होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। और स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है आप जानते हो अपना वैल्यू चेंज करता रहता है। तो देखते हैं, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन किधर होगी? ये तो कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, तो टेंजेंशियल में तो कोई वेलोसिटी नहीं होगा, तो क्या होगा? इधर होगा, रेडियल में होगा, रेडियल में होगा, रेडियल की तरफ होगा। तो रेडियल की तरफ जो इसी फ्रेम में बैठ के इसको ऑब्जर्व करो, तो इस फ्रेम में जब ऑब्जर्व करोगे तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, mr ओमेगा स्क्वायर, और उस सेंट्रीपिटल फोर्स को कौन प्रोवाइड कर रहा होगा? कौन प्रोवाइड कर रहा होगा? फ्रिक्शन कर रहा होगा, वही प्रोवाइड कर रहा होगा। और ये तो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है, दिस इज द रिक्वायर्ड फ्रिक्शन, जो कितना होना चाहिए? दैट इज mr ओमेगा स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 होगा रेडियल फ्रेम में। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि ओमेगा मैक्सिमम की वैल्यू कितनी होगी फॉर विच देयर इज नो स्लिपिंग, स्लिपिंग ना हो। तो दिस इज द रिक्वायर्ड फ्रिक्शन, मैक्सिमम फ्रिक्शन। नो स्लिपिंग होने का कंडीशन क्या है कि रिक्वायर्ड फ्रिक्शन शुड बी इक्वल टू लेस देन मैक्सिमम फ्रिक्शन। रिक्वायर्ड फ्रिक्शन मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम होना चाहिए तो स्लिपिंग नहीं होगा। तो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन कितना है? mr ओमेगा स्क्वायर, और मैक्सिमम क्या होगा? मैक्सिमम म्यू इंटू एन होगा। फ्रिक्शन का फॉर्मूला हमेशा म्यू एन याद कीजिए, यहां पे एन क्या है? mg के बराबर है। तो नो स्लिपिंग के केस में रिक्वायर्ड फ्रिक्शन इज mr ओमेगा स्क्वायर, mr ओमेगा स्क्वायर इज लेस देन मैक्सिमम फ्रिक्शन, मैक्सिमम फ्रिक्शन इज म्यू mg। तो यहां से m से m काट दो, क्या निकालना था? ओमेगा मैक्सिमम की वैल्यू निकालनी थी, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू लेस देन म्यू जी बाई आर। तो ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है म्यू जी बाई आर का स्क्वायर रूट। यहां तक समझ में आया बेटा? आ गया? कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था, लेकिन उसी कांस्टेंट वैल्यू की मैक्सिमम वैल्यू पूछ दिया, जिससे कि ब्लॉक इसके ऊपर से गिरे नहीं। कोई डिस्क होता तो बताते, डिस्क के ऊपर में कुछ रखा हुआ है और डिस्क ऐसे ऐसे मूव कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी से, तो क्या होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन, दैट इज एडजस्टिंग फ्रिक्शन। एडजस्ट करते 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 मैक्सिमम वैल्यू 0 से n तक कुछ भी ले सकता है मैक्सिमम वैल्यू, तो वही काम किया कि फ्रिक्शनल फोर्स इज बैलेंस बाई mr ओमेगा स्क्वायर, दैट इज द रिक्वायर्ड फ्रिक्शन। इतना फ्रिक्शन चाहिए, इतना फ्रिक्शन चाहिए तो ये नहीं गिरेगा, लेकिन मैक्सिमम पूछ रहा था, तो आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं बेटा। इसके पहले हमने क्या लिया था कि ओमेगा कांस्टेंट था, वही है, सेम क्वेश्चन है। मान लो ये डिस्क है, ये डिस्क है और ये रोटेट कर रहा है अबाउट दिस एक्सिस विथ सम एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन दिया है, मान लो 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी रेडियस r है
और इस डिस्क के सरफेस पे कोई ब्लॉक यहां पे है, यहां पे है, तो क्या होगा, जब डिस्क को तुम घुमाओगे तो घुमाते 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 वो फ्रिक्शन तो चाहता है ना, फ्रिक्शन को तो प्रेम है कि रोके 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 रोके, लेकिन रोक नहीं पाता है, फिर वो गिर जाता है। तो वही पूछ रहा है कि फाइंड द टाइम व्हेन दिस ब्लॉक स्टार्ट स्लीपिंग फ्रॉम द डिस्क। फाइंड टाइम फॉर द ब्लॉक to start slip from the disk। कैसे किया जाए? अब देखो यहां एक्सेलरेशन है तो रोटेटिंग फ्रेम है, एक्सेलरेशन है तो इस पे तो दो कंपोनेंट होंगे एक्सेलरेशन के, एक तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लगेगा, एक रेडियल एक्सेलरेशन लगेगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा, आर अल्फा, और रेडियल एक्सेलरेशन कितना होगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, और वही इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड करेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज द कंपोनेंट ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन, यही इसको प्रोवाइड करेगा एम आर ओमेगा स्क्वायर। नहीं सॉरी, ये जो फ्रिक्शन लगेगा ये तो एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं मैं मैं आपको एक्सेलरेशन बता रहा हूं। दो टाइप का एक्सेलरेशन होगा, एक तो टेंजेंशियल होगा और एक रेडियल होगा। तो नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू किधर हो जाएगी, नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू ये अपनी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आर अल्फा और ये ओमेगा स्क्वायर आर है, तो नेट एक्सेलरेशन कहीं इधर आएगा, ए नेट, समझ आ रहा है, और ए नेट तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन देखो, अब फ्रिक्शन फिजिक्स जानता है, तो फ्रिक्शन की अब डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इसी डायरेक्शन में होगी फ्रिक्शन। पहले बार हमने फ्रिक्शन को दिखाया कि टेंजेंशियली ऐसे लग रहा है, दूसरे बार फ्रिक्शन की डायरेक्शन रेडियल हो गई, इस बार फ्रिक्शन ने अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया। अब नेट एक्सेलरेशन तो नेट फोर्स की भी डायरेक्शन यही होगी, तो फ्रिक्शन यहां लगेगा एम ए नेट, ये हो गया फ्रिक्शन का डायरेक्शन। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है कि फाइंड द टाइम फॉर द ब्लॉक टू स्टार्ट स्लिप, टाइम निकालना है बेटा। तो टाइम कैसे निकलेगा, रिक्वायर्ड फ्रिक्शन निकालिए, रिक्वायर्ड फ्रिक्शन कितना होगा, एम ए नेट होगा, तो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन एफ रिक्वायर्ड फ्रिक्शन इज एम ए नेट। ए नेट को क्या लिख सकते हो, ये ए नेट है, ए नेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा 4 आर स्क्वायर प्लस, आ रहा है समझ में बेटा, ओमेगा 4 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, ये हो गया required force। this must be equals to maximum force of friction between the disc and the block। तो ब्लॉक का मास m है बेटा, तो maximum force of friction कितना होगा, वो होगा म्यू एम जी। बस इसी को सॉल्व करो, टाइम आ जाएगा, इसी एक्सप्रेशन को सॉल्व करो, टाइम आ जाएगा। यहां से m काट दो तो क्या आया एक्सप्रेशन आया ओमेगा 4 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू लेस देन म्यू इंटू जी, यही है। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए, ये हट जाएगा स्क्वायर रूट, तो क्या हो गया ओमेगा 4 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर। तो ओमेगा 4 आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। यहां से आर स्क्वायर को भी दूसरी तरफ ले जाओ तो ओमेगा 4 कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये तो ओमेगा 4 की वैल्यू आ रही है, लेकिन हमसे टाइम पूछ रहा है, तो अल्फा इंटू टी ओमेगा एफ इक्वल्स टू ओमेगा आई प्लस अल्फा टी, तो यहां पे अल्फा टी ले लो, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन दी हुई है, तो अल्फा टी की पावर 4 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अल्फा टी की पावर 4 इज इक्वल्स टू म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। यहां से आपको टी निकालना है, बाकी अल्फा को भी उधर भेज दो, अल्फा को भी भेज दो, मतलब अल्फा को उधर भेज दोगे तो टी की पावर 4 और ये आ जाएगा 1 बाई अल्फा की पावर 4, और जब तुम 1 बाई 4 लोगे तो 1 बाई अल्फा 1 बाई 4 इधर चला जाएगा,
तो t की वैल्यू ये आ जाएगी, t इक्वल्स टू 1/α म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की पावर 1/4। दिस इज द रिक्वायर्ड टाइम। मैथमेटिकल कैलकुलेशन इज डिफरेंट थिंग, कॉन्सेप्ट इज क्लियर। मेरा कहने का मतलब ये था कि फ्रिक्शन अपना डायरेक्शन चेंज करता रहता है, फ्रिक्शन को ब्लॉक के साथ बहुत प्रेम होता है। पहले वाले सिचुएशन में आपने ये देखा कि फ्रिक्शन लग रहा था नीचे टेंजेंशियली, दूसरे में आपने देखा रेडियली। अब फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसी हो गई? फ्रिक्शन की डायरेक्शन नेट एक्सेलरेशन की तरफ हो गई। और बाकी तो कैलकुलेशन है, यहां तक ठीक। फ्रिक्शन को ही डिस्कस कर रहे हैं बेटा। जेई ने एक क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया, क्या पूछ दिया? क्वेश्चन पूछ दिया कि मान लो कि ये कोई रॉड है, ये कोई रॉड है और रॉड है और ये रोटेट कर रही है विद द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ अल्फा। यहां पे कोई बीड है, बीड बीड मतलब छल्ला, जो यहां से मान लो एल दूरी पे है, एक बीड है। आपसे कह रहा है कि फाइंड द टाइम स्टार्ट टू स्लीप, इसको स्लीप होने का टाइम बताओ। तो सबसे पहले तो सोचो, अच्छा इसमें फ्रिक्शन है बेटा, म्यू है, कि बीट है। जैसे मान लीजिए कि ये पेन है और इस पे कोई बीट लगा हुआ है, तो फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी? जब आप इसको घूमोगे लेके तो ये बाहर जाना चाहेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स तो अंदर आएगा, और बाहर निकलेगा तो उधर होगा एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम आर मान लो एम आर ओमेगा स्क्वायर। एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन? डायरेक्शन तो इधर हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन। यहां पे फ्रिक्शन कौन प्रोवाइड कर रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स तो हमेशा सरफेस पे लगती है ना, बिटवीन द कॉन्टेक्ट लगती है, लेकिन यहां कॉन्टेक्ट तो है नहीं। इसको ऊपर ले जाओगे तो कौन इसको मूव करा रहा है? नॉर्मल रिएक्शन विल प्रोवाइड द फ्रिक्शनल फोर्स। दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन विल रोटेट दिस रॉड, नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइडेड बाय दिस रॉड टू द बीड। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात आपको समझ में आई? देखो यहां फ्रिक्शन का अलग ही डायरेक्शन हो गया। अब देखो तो इस पे एक लग रहा है नॉर्मल इधर, एक लग रहा है इधर फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एम जी नहीं होता है, उसको हमेशा याद रखो म्यू एम, एन तो चेंज होता रहता है। तो ये है नॉर्मल रिएक्शन। तो फोर्स कितना होगा? फोर्स होगा एम ए टी एम आर इंटू अल्फा। और ये फ्रिक्शनल फोर्स किसको बैलेंस कर रहा है? एम आर ओमेगा स्क्वायर को कर रहा है। तो रिक्वायर्ड फोर्स शुड बी लेस देन मैक्सिमम फ्रिक्शन। तो एफ रिक्वायर्ड फोर्स शुड बी लेस देन इक्वल टू लेस देन मैक्सिमम फ्रिक्शन। तो रिक्वायर्ड फोर्स कितना है इसमें? एम आर ओमेगा स्क्वायर इज एफ। समझ आ रहा है? तो रिक्वायर्ड फोर्स है एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम आर ओमेगा स्क्वायर शुड बी इक्वल टू लेस देन म्यू इंटू एन। एन कितना है बेटा? एम आर अल्फा, एम आर अल्फा। तो एम से एम कट गया। क्या पूछ रहा था कि टाइम निकालो जिसपे ये स्लिपिंग हो जाए। ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू लेस देन कितना आ रहा है? इसको आर, ये कैपिटल आर ही ले लो, आर ले लो कैपिटल आर, आर से आर को काट दो। तो ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा? म्यू के इधर आर से आर काट दिया ना, आर से आर काट दिया तो बचा क्या? एम से एम काट दिया तो म्यू इंटू अल्फा। ठीक है, ओमेगा को क्या लिख सकते हो? अल्फा इंटू टी लिख सकते हो, अल्फा इंटू टी। ओमेगा इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इसकी 0 थी, ओमेगा फाइनल इज इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इंटू टी होता है। ये तो 0 है, तो ओमेगा फाइनल क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू टी, 0 प्लस अल्फा टी इज ओमेगा फाइनल। तो इस यहां पे अल्फा टी डालो, अल्फा टी का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू लेस देन म्यू अल्फा। क्या निकालना है? टी निकालना है। तो अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू लेस देन म्यू इंटू अल्फा। अल्फा से अल्फा काट दिया तो कितना आ गया? टाइम, टाइम टी स्क्वायर इज इक्वल टू लेस देन म्यू बाई अल्फा। तो टाइम क्या होगा? मैक्स टाइम टू स्टार्ट, तो दैट इज
इक्वल टू लेस देन म्यू बाई अल्फा। ये बात आपको समझ में आया या नहीं आया? जेई में पूछा था। फ्रिक्शन का डायरेक्शन हमने क्या देखा? फ्रिक्शन और सर्कुलर मोशन को बड़ा प्रेम है भाई। फ्रिक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर लाइफ। चलने के लिए भी जरूरी है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो कैसे चलेंगे? सर्कुलर मोशन में भी फ्रिक्शन का बड़ा रोल है। एंड फ्रिक्शन ऑल्सो नोज द फिजिक्स। अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, बार बार चेंज कर रहा है। एक बार फ्रिक्शन पहले वाले क्वेश्चन में जो हमने घुमा के उस पे टेबल के ऊपर रखा था, नीचे लग रहा था, फिर रेडियल लगा, फिर लगा अगर अल्फा हमने दे दिया, क्या नाम है उसको, अल्फा से एक्सेलरेट कर दिया तो फ्रिक्शन उसके रिजल्टेंट में लगा। अब देखो जेई में ये पूछ दिया, जेई में ये पूछा बीट वाला क्वेश्चन कि इसको ऊपर ले जा रहे हो तो फ्रिक्शन क्या है, इसके बीच में लगेगा? नहीं, नॉर्मल रिएक्शन होगा। नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइडेड बाय दिस रॉड टू द बीट। आई थिंक दिस थिंग इज क्लियर, दिस थिंग इज क्लियर। और भी क्वेश्चन है बेटा, लेकिन अगले वीडियो में करेंगे क्वेश्चन। आज के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू एंड लाइक सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।